नमस्कार। आपने सुना होगा कि गर फिरदौस बर रुए जमी अस्तो, हमी अस्तो हमी अस्तो हमी अस्त। यह धरती पर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है और यही है। यह कभी कश्मीर के लिए कहा गया था, लेकिन 90 के दशक में वही कश्मीर कश्मीरी पंडितों के पलायन का गवाह बना और आज तक वहां पर अपना घर बनाना तो दूर, वहां पर रहना भी मुश्किल हो चुका है कश्मीरी पंडितों के लिए। आज मैं बात करूंगा कि कश्मीर में होने वाले विधानसभा चुनाव में कौन पार्टी क्या करने वाली है या परिणाम किस तरफ जा सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में कौन बनाएगा सरकार? बीजेपी क्या घाटी में कमल खिला पाएगी या फिर किसी निर्दलीय या छोटे दलों को अपने हिस्से की खाद पानी देकर जिताएगी? जम्मू कश्मीर में पहले एक बार कांग्रेस की तो एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बना करती थी, जब तक पीडीपी अस्तित्व में नहीं आई थी। लेकिन पीडीपी के अस्तित्व में आने के बाद एक बार नेशनल कॉन्फ्रेंस और एक बार पीडीपी सरकार बनाने लगी और कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। तो क्या इस बार कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिलेगा? और यदि नहीं तो क्या वह नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ सत्ता में हिस्सेदार बन पाएगी? पीडीपी का क्या होगा, जबकि वह अभी भी आतंकियों की भाषा बोलती है? जम्मू रीजन में कौन पड़ेगा 20, बीजेपी या कांग्रेस? परसीमन के बाद भी बीजेपी की चिंताएं क्यों जस की तस बनी हुई हैं? आइए सब जानेंगे। तो आप देख रहे हैं अपनी बात अनिल के साथ। बीजेपी अच्छी तरह जानती है कि जब तक घाटी में उसके पांव नहीं पसरेंगे वह कश्मीर की सत्ता पर काबिज नहीं हो सकती। और पांव पसरेंगे कैसे? आदमी तो है नहीं कि गया और पसर गया। वहां पांव पसारने के लिए जनता का वोट चाहिए। तो क्या जनता बीजेपी को वोट देगी घाटी में? जब कश्मीर भारत के साथ मिला तो एक चाल चली गई थी और उस चाल के तहत जम्मू कश्मीर विधानसभा में कुल 87 विधानसभा सीटें बनाई गईं। हालांकि 111 बनाई गई थी, बाकी 24 सीटें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में हैं। लेकिन जो भारत में 87 सीटें थी उसमें 46 यानी 46 सीटें कश्मीर क्षेत्र में आती थी और 37 सीटें जम्मू क्षेत्र में और 4 सीटें लद्दाख क्षेत्र से आती थी। अब ऐसे में परिणाम कुछ भी हो जाए, लेकिन हमेशा सरकार वही दल बनाता था जो कश्मीर में जीतता था, यानी मुख्यमंत्री तो कोई कश्मीरी ही बनता था। या यूं कहें कि अब्दुल्ला खानदान और कांग्रेसी बारी बारी से सत्ता में रहा करते थे। यदि ये दोनों नहीं रहे तो कोई समर्थित बन जाता था या फिर राष्ट्रपति शासन हुआ करता था। अब परसिमन के बाद लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया और जम्मू कश्मीर में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 90 हो गई परसिमन के बाद, यानी कुल 7 सीटें बढ़ी, जिसमें से 6 सीटें जम्मू रीजन में बढ़ी, जहां पर 37 से बढ़कर 43 विधानसभा की सीटें हो गई और कश्मीर रीजन में 1 सीट बढ़ी, जिससे वहां की सीटों की संख्या बढ़कर के 46 से 47 हो गई। अर्थात अब मामला जम्मू और कश्मीर का लगभग 50-50 है। अब कश्मीर में जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें अब उमर अब्दुल्ला महबूबा मुफ्ती दोनों चुनाव हार गए लोकसभा का। इससे संकेत मिलने लगा कि इन दोनों के अलावा वहां की जनता कुछ और लोगों को भी पसंद करती है, यानी चुनना चाहती है, भले ही वो अलगाववादी खेमे का ही क्यों ना हो। और हमारे यहाँ तो जिन पर आतंकवादी होने का, अलगाववादी होने का ठप्पा लगा है, वो चुन करके संसद में जाते हैं। फिर भी यह निश्चित है कि वहां पर किसी भी पार्टी की एक तरफा जीत नजर नहीं आ रही है अभी तक। नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस का अलायंस जरूर है, लेकिन पीडीपी भी कुछ सेंधमारी कर सकती है, जिससे
बहुमत का आंकड़ा छूना इस गठबंधन के लिए आसान नहीं होगा। अब ऐसे 6 सीटें जम्मू रीजन में बढ़ने से बीजेपी समर्थक खुश हो रहे होंगे कि यह सब 6 की 6 सीटें भाजपा को मिल सकती हैं और भाजपा 43 का आंकड़ा पा सकती है केवल जम्मू रीजन से। लेकिन हकीकत कुछ और ही है। जम्मू क्षेत्र जो हिंदू बहुल माना जाता है, वहां पर 5 जिले डोडा, राजौरी, पुंछ, रामबन और किश्तवाड़ ऐसे हैं जहां पर मुस्लिम आबादी हिंदुओं से अधिक है। और इन्हीं 5 जिलों में 13 विधानसभा सीटें हुआ करती थी, लेकिन परसीमन के बाद इन्हीं जिलों में 16 सीटें हो गई हैं। अब अगर कहीं हिंदू मुस्लिम के आंकड़े कि कुछ सीट में हिंदू बहुल हो गया तो ठीक है, अन्यथा आंकड़ा पहले जैसा ही रहा कि बहुल क्षेत्र है, तो वहां पर मुस्लिम मतदाता ही जीत हार तय करते हैं। अब इन 5 जिलों की 16 सीटों में से 5 एससी और एसटी के लिए रिजर्व कर दी गई हैं और इस पर बीजेपी को बढ़त मिल सकती है, क्योंकि रिजर्वेशन जो धारा 370 के एप्लीकेशन के बाद उसके अंश हटने के बाद आरक्षण लागू हुआ है, उसमें हो सकता है कि कुछ लोग बीजेपी के चुने जाएं। लेकिन कैंडिडेट एससी हो या एसटी, यह उनकी बहुलता से चुनाव नहीं जीता जाता। जीता तो जाता है कि उसको मतदाता कितना वोट देते हैं, और इन्हीं एससी एसटी कैंडिडेट को वोट मुस्लिम भी देगा, हिंदू भी देगा, और उसमें कौन कितनी जाति का है और किसको पसंद करता है। अब माना जाता है कि यह इन क्षेत्रों में जीत हार मुस्लिम मतदाता तय करता है, तो अगर वह एक पार्टी को एकजुट होकर मतदान कर देता है तो ऐसे में बीजेपी की डगर आसान नहीं होगी। अब बच जाती हैं बाकी 11 सीटों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी अपनी नज़र गड़ाए हुए हैं। रियासी जिले में हिंदू और मुसलमान की आबादी लगभग आधी आधी है। अब 43 सीटों में बीजेपी कुछ भी कर ले, 32 से ऊपर इसका जाना मुश्किल लग रहा है अगर मुस्लिम मतदाता बीजेपी के कैंडिडेट को मतदान नहीं करते हैं तो। अब कुछ छोटी जीत वाले ऐसे आंकड़े हो सकते हैं, वहां पर कर दें तो बीजेपी जीत सकती है, जिससे यह आंकड़ा 37 तक भी पहुंच सकता है। लेकिन 32 के लिए ही इनको पूरी जान लगानी पड़ेगी अगर 32 जीतते हैं तो। और 32 से ऊपर जीतना नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुश्किल जरूर है। और यह आंकड़ा तब है जब कांग्रेस हिंदू वोटों में सेंध नहीं मार पाती है तो। और ऐसे में बीजेपी की मुश्किलें नहीं बढ़ी हैं, बल्कि पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस की भी चिंताएं बढ़ी हुई है, क्योंकि बीजेपी घाटी में अपनी जीत के प्रति आश्वस्त नहीं है। इसलिए वह 20-25 सीटों पर चाहेगी कि ऐसे निर्दलीय मैदान में उतारे जाएं जो किसी भी हालत में अब्दुल्ला और मुफ्ती परिवार से संबंधित या इन दोनों पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं उनको हरा पाएं। और जब उनको हराएंगे तो हो सकता है बीजेपी के साथ जुड़ जाएं, और बीजेपी चाहेगी कि ऐसे लोगों को समर्थन दिया जाए जो नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के साथ न जाएं। और संभावना है कि ऐसे में 10-12 उम्मीदवार बीजेपी को मिल भी जाएंगे, या फिर कुछ छोटी छोटी पार्टियों से हाथ मिलाया जाए, जैसे गुलाम नबी आज़ाद की पार्टी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस भी बीजेपी की तरह चाल चलने लगी है, लेकिन वह जम्मू रीजन में निर्दलीय के भरोसे नहीं बल्कि कांग्रेस के सहारे जम्मू क्षेत्र में सेध लगाना चाहती है। अब जानते हैं कि कश्मीरी जनता बीजेपी को क्यों सपोर्ट नहीं करेगी। पहला कि बीजेपी हिंदुत्ववादी पार्टी कही जाती है, और जो इन्होंने कश्मीर में सुधार किया है लोग खुश हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं कि जिससे लोग खुश हैं वो मतदान भी करें। आपने बहुत सारे उदाहरण देखे होंगे कि जिन्होंने आयुष्मान का फायदा लिया वो बीजेपी को वोट नहीं देते हैं, जो दिल्ली में फ्री बिजली पानी लेते हैं वो आम आदमी पार्टी को वोट नहीं देते हैं। तो फायदा मिलता है, सहूलियतें मिल जाती हैं, लेकिन वोट भी वहीं पर जाता है, यह कहना थोड़ा कठिन है। इसलिए ऐसे बहुत लोग कम हैं घाटी में जो बीजेपी को मतदान करेंगे। हालांकि उनको पसंद आता है कि बीजेपी ने बहुत अच्छा कुछ किया है, लेकिन शिकायतें भी उनकी बहुत हैं कि और भी अच्छा हो सकता था।
दूसरा पॉइंट है कि बीजेपी ने जो लोकल बॉडी चुनाव करवा करके लोकल स्थितियां जो संभाली थी, वहां विधानसभा न होते हुए पिछले 2 सालों से वहां पर बताया जा रहा है कि लोकल बॉडी के चुनाव नहीं हुए हैं, और चुनाव नहीं हुए हैं तो वहां के जो विकास कार्य हैं वो शिथिल पड़ गए हैं, और जब शिथिल पड़ गए हैं, रुक गए हैं, तो ऐसे में जनता फिर सोचती है कि सब लोग बदल जाया करते हैं। इसलिए बीजेपी के प्रति जो आकर्षण था वह अब प्रतिकर्षण में भले ही न बदला हो, लेकिन आकर्षण तो बिल्कुल नहीं रह गया। अब वहां पर जनप्रतिनिधि नहीं है तो ब्यूरोक्रेसी पर कोई अंकुश भी नहीं है। उपराज्यपाल बिना जनप्रतिनिधियों के कहां तक देख सकते हैं। ब्यूरोक्रेट जनता के प्रति जवाबदार नहीं होता है, जनता के लिए रखा जाता है, लेकिन अपने ऊपर के लोगों से गवर्न होता है। जनप्रतिनिधियों के द्वारा उस पर अंकुश बनाया जाता है, जो वहां पर है नहीं। इसलिए वहां की जनता परेशान है कि केंद्र सरकार अच्छा काम कर रही है, लेकिन यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स जनता को परेशान कर रहे हैं और उनको सुविधाएं नहीं दे रहे हैं मूलभूत। इसलिए बीजेपी को अपने लोकल बॉडी के चुनाव, इस पहल को रोकना थोड़ा भारी पड़ने वाला है आने वाले चुनाव में। फिलहाल जम्मू कश्मीर में किसी के भी सत्ता की डगर आसान नहीं है। जोड़ तोड़, आरोप प्रत्यारोप तो चलते रहेंगे, लेकिन हमें भी चलना चाहिए। तो उससे पहले वीडियो को लाइक और शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें यदि अभी तक नहीं किया है तो। मिलेंगे फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।